तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में। आज है इकोनॉमिक की टेस्ट, जिसमें आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 4। इसके बाद एक टेस्ट और होगा, और उसके साथ ही यानी टेस्ट नंबर 5 के साथ ही टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट आपको हिंदी और इंग्लिश सेपरेट एनालिसिस के साथ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके आगे वाले सेक्शन में टेस्ट नंबर 2 वो भी 5 लेक्चर में होगा। जैसे और टेस्ट चल रहे हैं ये भी ऐसे टेस्ट चलेंगे। तो बात करें इसके अलावा जो हमारे और सभी सब्जेक्ट के टेस्ट हो रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, जिसमें हम पूरा टारगेट है सभी सब्जेक्ट में लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शामिल करेंगे। और बात करें तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस से सर्च कर सकते हैं। और आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात पहुँच सके, क्योंकि 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन होंगे, अभ्यास होगा तो लोगों को फ़ायदा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट भी आपको मिल सके। इसके अलावा एक बात और आपको बता दें कि हमारी रिवीजन सीरीज भी चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी के 3 जो है सेक्शन हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको और कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर एसएमएस कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें आज के इकोनॉमी के क्वेश्चन नंबर 61 की, तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस योजना में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 8वीं, ऑप्शन डी है 10वीं। तो आपको बताना है इन चारों की बात जो है किस में, इन चारों ऑप्शनों में किस में की गई है। तो जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1985 से 1990 के बीच थी, उसमें तेजी से खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन, सामान्य रूप से उत्पादकता में वृद्धि पर जोर दिया गया था। और जो प्लानिंग के मूल सिद्धांत थे उसमें डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और बात करें सोशल जस्टिस की जैसे सिद्धांत उसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 62 में क्या पूछा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के शीर्षक के तहत सामाजिक उद्देश्यों पर जोर दिया। बीएमएस यानी बेसिक जो ज़रूरत होती है, यानी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के तहत निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 आदिवासी विकास की विशेष समस्याओं का समाधान, ऑप्शन 2 सुरक्षित पेयजल, एक सेकंड, इसके अलावा बात करें तो सुरक्षित पेयजल, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 बच्चों को पोषण संबंधी सहायता, ऑप्शन 4 है सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन 5 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित सुव्यवस्थित करना। उपरोक्त में से कौन सा उद्देश्य बीएमएस यानी जो बेसिक मिनिमम सर्विस थी के अंतर्गत आता है। तीन पाँचों में से कौन ऐसा ऑप्शन आएगा, सही उत्तर होगा जो बेसिक मिनिमम सर्विस के अंतर्गत आएगा, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो आपको अगर बताएं इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, तो बेसिक सेवाएं क्या होंगी। एक तो बेसिक जो है यानी साफ सुरक्षित जल तो चाहिए ही, इसमें ये मेंशन भी किया गया है। इसके अलावा बात करें बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता, ये भी था। और इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, ये चीज़ें जो है उसमें शामिल की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो शहरीकरण से संबंधित मुद्दों के उद्देश्य और आदिवासी विकास से विशेष समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे जो 11वीं के बाद जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें क्या हुआ, सार्वभौमिक सेवा स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य प्रस्ताव करता है। तो ये कहाँ था, ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना में।
इसके अलावा जो आदिवासी वाला था वो कहाँ था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक वाली जो बात की गई है ये, और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2, ये दो तीनों 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 63 के। 63 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वतंत्र भारत की वित्तीय आवश्यकता के कारण योजना आयोग की स्थापना से पहले प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 2, पीजे राजमन्नार की अध्यक्षता में फाइनेंस कमीशन ने योजना आयोग को सरकार के स्वतंत्र एक संवैधानिक निकाय बनाने का सुझाव दिया था। तो आपको बताना है वित्त आयोग और योजना आयोग के बारे में उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो आप सही उत्तर आपको बताना है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 जो है गलत है। यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद की बात करें, यानी जब प्राप्त हुई उसके बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया, और उसके उपरांत क्या हुआ, योजना आयोग भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते थे। 15 मार्च 1950 की बात है। उसमें क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अगर वहीं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करें, उसकी स्थापना 1951 में की गई थी और केसी नियोगी की अध्यक्षता के रूप में की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन कब बना, ये सब भी कभी कभार फैक्चुअल क्रम आ जाता है, आरोही और आरोही क्रम में, तो आप इसको भी कभी कभार आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, यानी पीजे राजमन्नार की अध्यक्षता में फाइनेंस कमीशन ने योजना आयोग को सरकार के एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय बनाने का सुझाव दिया था। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, जो तीसरी पीढ़ी के सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले भी जो टेस्ट हुआ था इकोनॉमी में, इसमें ये बातें हो चुकी हैं। तीसरी पीढ़ी के सुधारों के बारे में फिर से पूछा है। इसमें ऑप्शन 1 दिया है, सुधारों की यह पीढ़ी भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों को रोकने के लिए न्यायिक सुधारों को लक्षित करती है। ऑप्शन 2, इसके महत्व के कारण पिछली पंचवर्षीय योजना ने भारत में तीसरी पीढ़ी सुधारों के बारे में विचारों को सुधारा है। तो इसमें आपको बताना है, जो तीसरी पीढ़ी के रिफॉर्म था उसकी घोषणा की बात करें तो उसकी घोषणा जो है तीसरी पीढ़ी के सुधारों की 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। यानी 2002 से 2007 में जो है तीसरी पीढ़ी के सुधार की शुरुआत की गई थी, और सुधारों की यह पीढ़ी पूरी तरह से जो है कार्यात्मक पंचायती राज को ज़मीनी स्तर पर जो है लाने के प्रतिबद्ध थी, ताकि आर्थिक जो है विकास या बुनियादी ढांचा हो सके। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 भी गलत है। यानी एक विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया के लिए संवैधानिक व्यवस्था 1990 के दशक के शुरुआत में पहले से ही प्रभावित थी। 2000 के दशक की शुरुआत में सरकार ने समावेशी विकास और विकास की आवश्यकता के बारे में विश्वास हो गया था। तो कुल मिलाकर देखेंगे, जो ये 11वीं योजना थी, भारत में तीसरी पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता के संबंध में उन्हीं भावनाओं को और विचारों को पुष्ट करती है। कुल मिलाकर देखेंगे ये ऑप्शन भी गलत है, और इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी ना तो 1 ना तो 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा है। 2015 में सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसे एक नए निकाय नीति आयोग में बदल दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका संक्षिप्त नाम नीति है। आधिकारिक कार्य संदर्भ में नीति आयोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सभी दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार खर्च की सीमा का प्रस्ताव। ऑप्शन 2, सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद। ऑप्शन 3, विजन और परिदृश्य योजना। ऑप्शन 4, राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। ऑप्शन 5, संघर्ष संकल्प, यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन देना। उपरोक्त में से कौन सा कार्य सही है जो
ये नीति आयोग करता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे ये जो सभी दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार का खर्च की सीमा थी, ये तो नीति आयोग नहीं करता, ये तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जहाँ 1 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा ऑप्शन बी और सी। अगर बात करें सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है तो ये सही है। इसके अलावा बात करें विजन और परिदृश्य योजना, यानी विजन और जो सिनारियो देता है, प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसकी बात करता है नीति आयोग। और इसके अलावा बात करें तो और क्या देखता है, और इसमें जो है संघर्ष संकल्प यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें 2, 3, 5 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं इसमें क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के बारे में वर्तमान है। ऑप्शन 1, इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष होगा। ऑप्शन बी, अंशकालिक सदस्य अधिकतम 6 और जो रोटेशनल सिस्टम होता है उसके आधार पर होंगे। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक जो संगठनात्मक ढांचा है उसके संबंध में इन चारों में से कौन सा सही है। तो अगर बात करें इसमें कौन सा कथन सही है, तो अगर पूर्णकालिक जो संगठनात्मक ढांचा है तो इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा इसमें जो और शामिल होंगे, उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सदस्य सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक सदस्य पदेन क्षमता के प्रमुख विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, अन्य संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य बारी बारी से होंगे। पदेन सदस्य की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सचिवालय की बात करें जैसा आवश्यक समझा जाए, तो ये इसका ढांचा है कि क्या कौन कौन इसमें शामिल होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा फ्रेमवर्क होगा नीति आयोग का। कुल मिलाकर इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रित जो है मंत्रिपरिषद अधिकतम 4 सदस्य होंगे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 में एमपी लेट से क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले भी। एमपी लेट्स को आप पढ़ के जाइएगा। एमपी लेट्स योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य पात्र है। ठीक है, ऑप्शन ए है चिकित्सीय कर्मियों के लिए फेस मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 2, आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्र में ट्रस्टों और सोसाइटियों द्वारा संपत्ति का निर्माण। ऑप्शन 3, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं। ऑप्शन 4, इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद। ऑप्शन 5, एमपी के निर्वाचन क्षेत्र या संघराज क्षेत्र के बाहर काम करना। कौन सा कथन सही है, इन 5 ऑप्शनों में से आपको बताना है। अब आपको बता दें, थोड़ा एमपी लेट्स के बारे में बता देते हैं इसी टाइम। तो एमपी लेट्स योजना यानी संसद सदस्य स्थानीय विकास क्षेत्र योजना जो थी वह कब चालू हुई थी, 23 दिसंबर 1993 में जो है शुरू हुई थी। और प्रत्येक जो सांसद होते हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाते थे, और जिसे बढ़ाकर 1994 और 1995 में कितना किए गए, 1 करोड़ रुपए कर दिए गए। और जब सांसदों ने राशि को बढ़ा कर रुपए करने की मांग की तो फिर क्या हुआ, 1997-1995 में 5 करोड़, और उसके बाद 2 करोड़, और अप्रैल 2011 में ये क्या किया गया, 5 करोड़ रुपए
यानी वर्तमान में कितना है, 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है एमपी लेट्स योजना के तहत। और इस योजना के तहत करते क्या हैं, संसद सदस्य संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को कुछ कार्यों के, अर्थात बात करें स्थानीय रूप से महसूस की गई जो विकासात्मक जरूरतों के आधार पर अचल सामुदायिक पर संपत्ति का निर्माण की सिफारिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे। और इसके अलावा बात करें तो मई 2014 में जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जो सभी संबंधितों के लिए सरल और स्पष्ट समझने योग्य हैं। दिशा निर्देशों के कुछ बारीक बिंदु दिए गए हैं, तो आप उन सबको पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें बताएं तो ये पांचों जो है शामिल है। ठीक है, एमपी लेट्स योजना के बारे में प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें पांचों है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ऑप्शन है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में केंद्र सरकार हिमालयी राज्यों में 90%, शेष राज्यों से 60% निधि देती है। ऑप्शन 2, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए योजना को 100% निधि देना और केंद्र सरकार और पूर्ण दायित्व है। ऑप्शन 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना का एक उदाहरण। सही उत्तर आपको चूज करना है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, दो टाइप की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। उन्हीं के बिहाफ पे ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये जो ऑप्शन 1 है, यानी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात कर रहा है, उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड जो है अपनी तरफ से हिमालयी राज्यों में और शेष राज्यों में जो है 60% निधि देती है। ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो 100% जो है उसका दायित्व केंद्र सरकार के पास नहीं होता, ये गलत है। इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना का एक उदाहरण है, तो ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या सही है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, तो इसमें केवल 3 सही है। ठीक है, तो ये हिंदी वाला जो है आप ये ऑप्शन रहने दीजिएगा चूज करने के लिए, आप इधर से देख लीजिएगा, इसमें केवल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्माण के पीछे की सोच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सरकार का मुख्य फोकस थे और आर्थिक विकास के लाभ के लिए ट्रिकल डाउन प्रभाव जनता में फैल गया। ऑप्शन 2, बैंक राष्ट्रीयकरण की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर माना। कौन सा कथन सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम के निर्माण के पीछे की सोच के बारे में बात कर रहा है। तो बात करें अगर ये जब भारतीय प्लानिंग इतिहास के प्रारंभिक काल की बात करें तो उसमें क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी रोजगार के सृजन की रणनीति के रूप में एक महत्वपूर्ण भाग माना गया था उस टाइम। तो उसी के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं सोच सकती, बल्कि क्या करना होता है, उसे उस राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक आयामों को भी समझना होता है।
तो देश में उस टाइम क्या गरीबी की गंभीर समस्या थी, और जो है जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी तेज़ी से। तो उसी को देखते हुए पीएसयू को, जो पब्लिक सेक्टर है, उनको अर्थव्यवस्था के रोजगार के योग जो है कार्यबल के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करने के लिए सोचा गया था। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ट्रिकल डाउन इफेक्ट का फोकस माना जाता है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने और चलाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि लाभ जनता तक पहुंचाने वाले थे और अंततः देश में वृद्धि और विकास मजबूत हुआ। तो कुल मिलाकर ऑप्शन एक जो है सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है। यानी भारत के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के निर्माण के समय नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में भी उल्लेख किया। ठीक है। अब देश में भविष्य की श्रम शक्ति और आयामों को इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की गणना किए बिना सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से हर घर में नौकरी करने के लिए चली गई। तो इसमें कुल मिलाकर देखेंगे तो ये जो बात किया गया बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अवधि के दौरान इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक उपक्रमों की बात की, तो यहाँ नेहरू की बात कर रहा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पूरी व्याख्या पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, जब 100 क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के। इसमें पूछा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 2007-8 के वित्तीय संकट काल पिछली 10वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम कर दिया गया था। ऑप्शन दो, योजना का मुख्य जोर कृषि और ग्रामीण विकास सहित सामाजिक क्षेत्रों पर होगा। ऑप्शन तीन, योजना में गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन एक गलत है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो उसने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये 7.6% के औसत आर्थिक विकास दर को 9% तक बढ़ाने के लिए 19 दिसंबर 2007 को 11वीं पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय की बात करें तो उसमें जो पिछली जो 10वीं पंचवर्षीय कुल व्यय से 2 गुना से अधिक था। कम नहीं किया बल्कि 2 गुना से अधिक था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक जहां होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा ऑप्शन बी और सी। और ऑप्शन दो की बात करें तो दो सही है। ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास सहित सामाजिक क्षेत्र पर होगा। ऑप्शन तीन की बात करें तो तीन भी सही है, यानी 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 8 से 10% के बीच में था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रशासन के कारण नीतिगत गतिरोध के प्रभाव के कारण एकीकृत एकल औसत आर्थिक विकास को दर्शाती है। ऑप्शन दो, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों का सामना करना पड़ा वे निरंतर चालू खाता घाटा और चालू बचत खाते में गिरावट है। कौन सा कथन गलत है इसमें बताना है आपको। तो अगर ऑप्शन एक की बात करें, ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 12 से 17 तक चली, 5 साल की अवधि में जो एकल औसत विकास दर को प्रोजेक्ट करने के बजाय 3 जो है परिदृश्यों की परिकल्पना की गई, जिनमें मजबूत समावेशी विकास, अपर्याप्त कार्रवाई, नीति गतिरोध कहा गया। ठीक है, योजना के तीनों जो ओवरव्यू थे में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8%, 6%, 6.5% और 5 से 5.5% आंकी गई। तो इस प्रकार देखेंगे जो ये पंचवर्षीय योजना के प्रसाधन कारण नीतिगत गतिरोध के प्रभाव कारण एकीकृत औसत आर्थिक विकास को दर्शाता है, ये सही नहीं है। अगर ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है। ठीक है, निरंतर चालू खाता घाटा और घरेलू बचत दर में गिरावट आई। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उसकी विशेषताएं दी गई हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात की गई है। इसके अलावा अगर देखें मात्रात्मक ढील की बात की गई, यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात की गई। इसके बाद
डिसइन्फ्लेशन या औस्फीतिक की बात की गई है, उनकी विशेषताएं क्या है, इन संबंधों पर सही उत्तर आपको चूज करना है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन एक की, जो इसमें क्या लिखा है, मिलान किया गया और संरचनात्मक बाधाओं के कारण हो सकता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी अगर बात करें, जो अपस्फीत होता है वो कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं का संकेत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे कई अर्थशास्त्री डरते हैं क्योंकि कीमतों में गिरावट से उपभोक्ता खर्चा कम करता है, और जब कम उपभोक्ता खर्च से क्या होता है, आर्थिक विकास में नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इससे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये सही है। यानी जो मात्रात्मक ईजिंग यानी सहजता या ढील की बात की जा रही, इससे क्या होता है, हमेशा जो है बेरोजगारी दर पैदा करता है। यानी उच्च आयकर करदाता की खर्च करने की योग्य आय को कम कर देगा, उपभोक्ता की ज़रूरतों को छोड़ देगा, इसलिए अर्थव्यवस्था में समग्र खर्च को कम कर देगा, जिससे कुल मांग में गिरावट आएगी। अंततः क्या, इन्फ्लेशन की दर कम हो जाएगी और बेरोजगारी पैदा करेगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी मूल स्तरों में गिरावट। इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें सही होगा। एक सेकंड, तो इसमें देखेंगे, अगर मुद्रास्फीति की दर कम होगी, समग्र मांग कम हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, निरंतर अपस्फीति यानी अपस्फीति एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत है। ऑप्शन दो, उच्च आयकर से मुद्रास्फीति दर कम हो सकती है। ऑप्शन तीन, अल्प मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करती है। कौन सा कथन गलत है? मैं थोड़ा क्वेश्चन में सुधार करना चाहता हूँ। जो मैंने इसमें बताया है, एक सेकेंड, इसमें अगर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात करें और क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करें और डिसइन्फ्लेशन की बात करें, तो मैं अपने जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया मैं इसको थोड़ा सुधार कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी है, लेकिन मैं इसको अभी सुधार तुरंत कर देता हूँ। जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है वो संरचनात्मक कमजोरी आपूर्ति का जो है, यानी बुनियादी ढांचे में कमी आज के संचालन कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें अवसंरचना बाधाओं का कारण हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, वो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या की, उसके लिए आई एम सॉरी। और उसके अलावा बात करें ऑप्शन दो की, तो मात्रात्मक जो सहजता या ढील की बात करें, तो एक प्रकार की मौद्रिक नीति है जिसमें क्या करता है, जो आरबीआई होता है वो मुद्रा की आपूर्ति बाजार में बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो जो ब्याज रेट है उसको इजी करता है, जिससे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित होता है। खुले बाजार में लंबी अवधि के लिए सिक्योरिटी खरीदता है। जब सिक्योरिटी खरीदता है आरबीआई क्या करता है, जब किसी से खरीदेगा तो उसको पैसा तो देगा ही ना। तो उसमें क्या होता है, यदि यह आवश्यक मात्रात्मक सहजता की मात्रा को अधिक करके आंका जाता है। इससे क्या होता है, तरल लिक्विडिटी जो तरल संपत्ति की खरीद से बहुत अधिक धन का सृजन होता है, तब मात्रात्मक सहजता और वांछित से अधिक मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये ऑप्शन जो है, यानी बेरोजगारी दर हमेशा जो है बेरोजगारी दर पैदा करती है, ये गलत बात है। यानी हमेशा बेरोजगारी दर पैदा नहीं करती। ठीक है, और वहीं बात करें जो अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन क्या है, ये क्या होता है, समय के साथ देश में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि की दर में गिरावट होती है। उदाहरण के लिए आपको समझाएं, अगर आपने सपोज इसी महीने की बात कर लें, अगर मार्च में जो है वार्षिक इन्फ्लेशन 6% है,
और इसके बाद देखेंगे अगले महीने, ये कौन सा महीना है, मार्च, अगले महीने अगर अप्रैल की बात करें तो उसमें क्या है, 4% है। तो कीमतों में कितना, कीमतों में लगभग देखेंगे तो 1% की गिरावट है, लेकिन अभी भी 4% वार्षिक दर से जो है बढ़ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर इस तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा ये पूछा है आपसे। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही होगा। आप लोग ध्यान से इसको सुधार लीजिएगा। मेरा मुझे भी इसमें कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। इसमें कोई अब कन्फ्यूजन नहीं बचा है। इसमें केवल जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगर बात करें 73 में, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसी की बात की थी। जो अपस्फीति क्या करता है, वो कमज़ोर अर्थव्यवस्था को संकेत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा गलत है। तो जो निरंतर जो अपस्फीत होगा वो मजबूत अर्थव्यवस्था को नहीं, कब क्या करता है, कमजोर अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। इसी का एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने किया था। वो क्वेश्चन दिमाग में था तो एक्सप्लेनेशन मैंने उसी का कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने उसको सुधार दिया। तो इस प्रकार ये क्या करता है, निरंतर मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। और अगर बात करें ऑप्शन दो की, तो यह क्या, उच्च आय करदाता से मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है। तो ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन तीन की बात करें तो ये भी सही है, यानी अल्प मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करती है। तो कौन सा गलत है, केवल बी, ऑप्शन एक गलत। ऑप्शन जो ए दिया गया है, एक दिया गया है, वो गलत है। एक किसमें, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी गलत है, मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, निम्नलिखित में किस उपाय से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन एक, केंद्रीय बैंकों द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। ऑप्शन दो, जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना। ऑप्शन तीन, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपका चयन कीजिए। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, यानी जब कोई केंद्रीय बैंक जनता से सरकारी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक से क्या जनता के लिए पैसा, यानी जब कोई आरबीआई सोचिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है, उसके बदले मार्केट में वो पैसा डालना चाह रही है। ठीक है, इससे मनी मार्केट में बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन पैदा करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो गलत है। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाए। अगर ऑप्शन तीन की बात करें, केंद्रीय बैंक का मतलब यहाँ आरबीआई है। वाणिज्यिक बैंक का मतलब जो आपके बैंक है जहाँ से आप लेन देन करते हैं। आप डायरेक्ट आरबीआई जाएंगे लेन देन करने जाते नहीं हैं। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन गलत है, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है जो जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, तो इससे जो है इन्फ्लेशन जो है नहीं बढ़ता। तो इसमें ऑप्शन एक सही होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, मुद्रास्फीति के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, बेस इफेक्ट जो होता है मुद्रास्फीति दर की गणना पर विगत वर्ष के मूल्य स्तरों को प्रभाव होता है। ऑप्शन दो, नगद आरक्षित अनुपात में कमी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है। कौन सा कथन सही है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, उसके अनुपात में अगर कमी की जाए तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर ये बात तो सही कर रहा है, यानी अगर आरबीआई जो सीआरआर है वो अगर 4% है, उसको 3% कर दे, तो 1% जो पैसा रहेगा वो बैंकों के पास और आ जाएगा, तो वो बैंक क्या करेंगे, और लोन दे सकेंगे, मार्केट में और पैसा आ सकेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन दो सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो ये भी सही है। ठीक है, आधार प्रभाव वर्ष यानी वर्तमान मुद्रास्फीति में मूल्य स्तरों में क्या होता है, वृद्धि पर क्या होता है, मूल्य स्तर, यानी पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति में वृद्धि
के प्रभाव को संदर्भित करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या पूछा है, जीडीपी प्राइस डिफ्लेक्टर। जीडीपी प्राइस डिफ्लेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। ऑप्शन एक, यह एक अंगूठा यानी यूनिक संकेतक है क्योंकि केवल नाम मात्र के जीडीपी की माप कर मुद्रास्फीति गणना करता है। ऑप्शन दो, इसमें मुद्रास्फीति मापने के लिए सीमित कमोडिटी बास्केट शामिल है। ऑप्शन तीन, आयातित सामान जीडीपी डिफ्लेक्टर एक अनिवार्य घटक है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर जिसे क्या करता है, निहित मूल्य जो है अस्फीति कारक भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति का यह एक उपाय है। इसकी गणना वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को किसी विशेष वर्ष में मौजूदा कीमतों पर आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों को विभाजित करके और फिर उसे 100 से गुणा करके की जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो की बात करेंगे तो ऑप्शन दो गलत है। ठीक है, यानी इसमें मुद्रास्फीति को मापने के लिए कमोडिटी बास्केट शामिल है, तो ये गलत है। और इसमें क्या होता है, जो अस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर करता है। थोक या जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए सीमित कमोडिटी बास्केट के मुकाबले मुद्रास्फीति में अधिक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीन भी गलत है, यानी इसमें ऑप्शन जो है तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं इसमें क्या पूछा है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में पूछा है। ऑप्शन एक, थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए लेस्पेयर सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दो, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बचत का वास्तविक मूल्य गिर जाता है। ऑप्शन तीन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अर्थव्यवस्था में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। सही उत्तर आपको बताना है। तो अगर बात करें ऑप्शन एक की, तो ऑप्शन एक सही है। थोक मूल्य सूचकांक गणना के लिए लेस्पेयर जो है सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है, यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या होता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी अगर जब 100 रुपये में, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स बढ़ जाती है और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। यानी आप 100 रुपये में 1 किलो आलू खरीद रहे थे, अब आप 100 रुपये में वहीं 500 ग्राम ही आलू खरीद पाएंगे, तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो दो सही है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन गलत है, यानी जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें उपभोक्ता की वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत यानी भारित के मूल्य की औसत की जांच करता है। वहीं खुदरा की बात करें तो उसमें क्या होता है, खुदरा खरीदार के परिप्रेक्ष्य में मूल्य परिवर्तन को मापता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या सही है, एक और दो सही है। और आपको पता ही होगा सीपीआई चार प्रकार के होते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई एएएल, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई आरएल सीपी, और इसके अलावा सीपीआई ग्रामीण और शहरी संयुक्त रूप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं क्या पूछा है, जीडीपी डिफ्लेक्टर। फिर जो क्वेश्चन है उसके बारे में एक और पूछा, जीडीपी डिफ्लेक्टर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कथन विचार कीजिए। ऑप्शन एक, जीडीपी डिफ्लेक्टर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों हर महीने मुद्रास्फीति की समान दर देते हैं। ऑप्शन दो, जीडीपी डिफ्लेक्टर समय के साथ सामानों की टोकरी बदलने की अनुमति देता है क्योंकि जीडीपी की संरचना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तरह बदलती। कौन सा कथन गलत है? आपको न समझ में आए तो यहाँ से समझ लीजिएगा। ऑप्शन दो, द GDP deflector allows the basket of goods to change over the time as the composition of the GDP change just like a consumer price index। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो देखेंगे एक भी गलत है, दो भी गलत है। ठीक है, अगर बात करें जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है सीपीआई दोनों मूल स्तर के उपाय हैं, लेकिन दोनों जरूरी नहीं हर समय में एक साथ चलते रहे। ठीक है, और वहीं ऑप्शन दो की बात करें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि गणना वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीडीपी जो डिफ्लेक्टर होता है वो समय के साथ वस्तुओं की टोकरी बदलने की अनुमति देता है। तो इस प्रकार जो है इसमें कौन सा गलत है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं इसमें क्या पूछा है,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई में भोजन, आवास, स्टॉक, परिवहन, अचल संपत्ति, शिक्षा शामिल है। ऑप्शन 2। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को अपने प्रमुख उपाय के रूप में सीपीआई को अपनाया है। तो इसमें ऑप्शन एक की बात करें तो सीपीआई की गणना जो है खाद्य, आवास, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा आदि सहित वस्तुओं की एक निश्चित सूची है। लेकिन सीपीआई में स्टॉक, बॉन्ड और वास्तविक जैसे निवेश का आइटम जो है शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, इस सीपीआई में कौन से वस्तु शामिल है जो सीधे तौर पर उपभोक्ता को जो है सीधे तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं से जुड़े नहीं होते हैं। अरे यार, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। उसमें क्या है, जो आरबीआई की बात कर रहा है ये सही है। आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को मापने के लिए जो है सीपीआई को जो है ढांचे को अपनाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च अप्रत्यक्ष करों में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन 2। केवल सरकार की मौद्रिक नीतियां ही इन्फ्लेशन को दर को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन 3। कम ब्याज दरों पर जो परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी अगर बैंक कम ब्याज दरों पर लोन देंगे तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन एक की बात करें ये सही है, यानी हाई जो है इनडायरेक्ट टैक्स से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी केवल सरकार की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां इन्फ्लेशन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। और इसमें सरकार की मौद्रिक नीतियों के साथ क्या होता है, राजकोषीय नीतियां भी। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 सही है, यानी जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा लोग उधार ज़्यादा लेंगे और खर्च पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है पार्ट 4 कंप्लीट हुआ। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। रिवीजन सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।